हम राष्ट्रपति का डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति क्या है। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें समझाना चाहती हूँ। पहली चीज तो दिमाग में क्लियर करना कि मैम हमारा ये जो टॉपिक राष्ट्रपति है आप कौन सा लेवल ले रहे हो, रिट पढ़ा रहे हो, राजस्थान पुलिस पढ़ा रहे हो, पटवार पढ़ा रहे हो, फर्स्ट ग्रेड पढ़ा रहे हो, सेकंड ग्रेड पढ़ा रहे हो, किस लेवल का आपके टॉपिक जो है वो पढ़ा रहे हो। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, मैं जो टॉपिक आपका कवर करती हूँ वो चाहे हिट हो, फर्स्ट ग्रेड का आपका जीके हो, आप सेकंड ग्रेड हो, पटवार हो, कांस्टेबल हो, सभी जो वैरायटी ऑफ जो बच्चे एसएससी तक का अगर बच्चा तैयारी कर रहा है तो वो इसको देख सकता है। हम इस पे अच्छे से डिटेल स्टडी के साथ साथ में मतलब ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे और जो हायर लेवल के क्वेश्चंस आएंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो इसे समझते हैं। राष्ट्रपति को समझने से पहले सबसे पहले आप ये चर्चा करो कि संविधान क्या है। तो देखो संविधान जो है उसको अगर अपन बेसिक से समझाऊं तो संविधान क्या है, एक नियमों की पुस्तक है। क्या है? एक नियमों की पुस्तक है, एक बुक है, एक समझो एक नोटबुक है जिसके अंदर नियम लिख दिए। ठीक है, और उन नियमों से क्या चलता है, उन नियमों से क्या चलता है देश। अब भारत देश की इस किताब के भारत देश की जो नियमों की पुस्तक है आप उसी को क्या कहते हो, संविधान। ये मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझा दिया क्योंकि किसी भी एग्जाम के अंदर आपसे संविधान क्या है ये कभी नहीं पूछेगा। बस आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि संविधान क्या है। अब देखो इस संविधान की ये जो बुक है इन्होंने एक कॉन्सेप्ट या एक चीज फॉलो की है, जैसे कि संविधान में क्या है भाग, और भाग के अंदर क्या है अनुच्छेद। भाग के अंदर क्या है अनुच्छेद। इसको यूं समझो कि ये तो है पार्ट, एक चैप्टर है और उस चैप्टर के अंदर पॉइंट्स होते हैं ना, चैप्टर के अंदर पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही भाग के अंदर क्या है अनुच्छेद। जैसे कि भाग पहला, तो पहले भाग में 1 से लेकर 4। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं भाग 2 की, भाग 2 से 2 है, 5 से आपका 11। ठीक है, तो इस तरह भाग है, भाग के अंदर क्या है अनुच्छेद है। अब समझो ये संविधान है, इस संविधान में ही लिखा है कि संविधान में देश का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक होगा वो राष्ट्रपति होगा, देश का जो सबसे सर्वोच्च पद होगा वो राष्ट्रपति का होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं हैं, क्या कार्यकाल है, किस प्रकार शपथ लेता है, ठीक है, और क्या शक्तियां हैं, वो हम सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति पढ़ना है सबको ये पता है। अब मैंने क्या किया, राष्ट्रपति को कुछ चरणों में बांट लिया जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी और सुविधा होगी। ठीक है, बच्चे कहते हैं राष्ट्रपति पढ़ना है, अब राष्ट्रपति में हम क्या पढ़ेंगे वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, सब पॉइंट्स। ठीक है ना, और सब पॉइंट पढ़ने के बाद में, क्योंकि मेरा ये मानना है अगर बच्चा सिस्टमेटिक वे में पढ़े, जैसे सिस्टमेटिक वे में नोट्स लिखना, सिस्टमेटिक वे में पढ़ेगा तो उसे याद करने में आसानी होगी, वरना इधर से पढ़ लिया, थोड़ा सा इधर से पढ़ लिया, थोड़ा सा इधर से पढ़ लिया तो समझ में नहीं आता। देखो हम राष्ट्रपति में जो है वो सबसे पहले राष्ट्रपति का बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है, जैसे कि क्या उसकी क्वालिफिकेशन योग्यता है, कौन लोग उसे निर्वाचित करते हैं, निर्वाचन कौन करता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, उसका कार्यकाल क्या है, त्यागपत्र, शपथ, ठीक है, ये सब चीजें अपन एक साथ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में ये तो हुआ पहला फेज आपका राष्ट्रपति का। दूसरा इसमें आता है राष्ट्रपति की, दूसरा इसमें क्या आता है राष्ट्रपति की शक्तियां। दूसरा इसमें आएगा राष्ट्रपति की शक्तियां। इन्हीं शक्तियों में एक सबऑर्डिनेट पार्ट भी, भाई शक्तियां बहुत है, आप चाहो तो इसी में कर लो, चाहे इसे अलग से कर लो, आपातकालीन शक्तियां, ये आपका एक अलग से चैप्टर हो जाएगा। इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, पहली हुई राष्ट्रपति की सामान्य चर्चाएं, फिर है राष्ट्रपति की शक्तियां, फिर है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब देखो राष्ट्रपति शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, उसके बाद जो चौथा चरण आता है वो है अपने भारत के विभिन्न राष्ट्रपति। ठीक है, कौन बना, कब बना, क्या उनकी अन्य विशेषताएं रही। छोटी जो एग्जाम्स होती है, फॉर एग्जांपल कांस्टेबल है, पटवार है, इन सब में ग्राम सेवक है, इन सब में क्या होता है ये प्रश्न आ जाते हैं।
ठीक है, ये प्रश्न कि भाई पहला कौन सा है, किसने 2 बार शपथ ली, किसने 3 बार शपथ ली, कितनी बार निर्वाचित हुआ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। पर आप क्या गौर करें, रिट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, आरएस है, इन सब एग्जाम्स के अंदर इस तरह के प्रश्न कम देखने को मिलते हैं, कम देखने को मिलते हैं। अब देखो हम शुरू करते हैं, चैप्टर को शुरू कर लेते हैं। चलो सबसे पहले आपको क्या समझना है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। अब कहोगे मैडम राष्ट्रपति पढ़ाते पढ़ाते लोकतांत्रिक व्यवस्था कहां से पढ़ाने लग गए, इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड से इस बार आपकी जीके में क्वेश्चन था, रिट में आने की संभावना हो सकती है, रिट में आ सकता है, कांस्टेबल नहीं तो पटवार में आ सकता है, ग्राम सेवक में बन सकता है, ठीक है, और कोई कांस्टेबल में नहीं आए ये कोई जरूरी भी नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, पॉलिटी के लिए मतलब राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, ठीक है, किसी भी लेवल की कोई भी एग्जाम हो, कोई भी किसी भी लेवल की एग्जाम हो, आप राष्ट्रपति सब लेवल के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यूं समझो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था 2 हिस्सों में बटी होती है, एक को आप कहते हो संसदीय, ठीक है, और दूसरा आपका आता है अध्यक्षीय या अध्यक्षात्मक। अब देखो अध्यक्षात्मक व्यवस्था या कह सकते हो संसदात्मक या संसदीय व्यवस्था, अब इन दोनों में क्या अंतर है, इनमें होता क्या है, भारत में कौन सी है, तो सबसे पहली चीज समझो, भारत में कौन सी मिलेगी, संसदीय। अध्यक्षात्मक कहां मिलेगी, अमेरिका में, अध्यक्षात्मक कहां मिलेगी आपकी, अमेरिका में। अब इनमें क्या होता है ये समझो, सबसे पहली चीज तो हमारी ये महत्वपूर्ण है, संसदीय व्यवस्था। इस संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका, इनका निकटतम संबंध होता है, ये आपस में जुड़े होते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में जुड़ी होती है। दूसरा पॉइंट इसमें समझो, संसदीय व्यवस्था में दोहरी कार्यपालिका है, दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका का क्या मतलब है, एक तरह से समझो काम करने वाले 2 लोग या काम करने के 2 तरीके। क्या 2 तरीके हैं, नाममात्र और वास्तविक, नाममात्र और वास्तविक। अब देखो नाममात्र कार्यपालिका मतलब केवल नाम की शक्तियां उसे दी गई हैं, वास्तविक मतलब वास्तविक रूप में शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, तो हमारे यहाँ नाममात्र की शक्तियां किसे मिली, राष्ट्रपति को, वास्तविक शक्तियां किसे मिली, प्रधानमंत्री, आप कह सकते हो मंत्रिपरिषद को। वास्तविक रूप में शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री करते हैं वास्तविक रूप में, वहीं नाममात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास। आप कह सकते हो मैं थोड़ा सा और समझाओ, देखो वास्तविक रूप में मतलब आपके यहाँ जितने भी कार्य हैं, जो कुछ भी किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, वहीं वो कार्य करने के लिए जो दस्तावेज होते हैं उन पर हस्ताक्षर किसके चाहिए, राष्ट्रपति के, ठीक है। अब देखो दोहरी कार्यपालिका होगी, इसमें राष्ट्रपति केवल नाममात्र का होगा और प्रधानमंत्री मंत्री क्या होंगे, वास्तविक होंगे। परंतु अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं होता। अध्यक्षात्मक में सबसे पहली चीज तो आपको क्या समझनी है कि इनका कार्यपालिका और न्यायपालिका का संबंध नहीं होता, निकटतम संबंध नहीं होता, यूं समझो। दूसरा, इसमें कार्यपालिका दोहरी न होकर कैसी होती है, एकल ही होती है, दोहरी कार्यपालिका नहीं होगी। समझो कैसे, आपके अमेरिका में हम सबको पता है राष्ट्रपति फिलहाल कौन है, अमेरिका में राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। अब अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, चाहे शक्ति नाममात्र की बात कर लो, चाहे शक्तियों की वास्तविक रूप की बात कर लो, चाहे शक्तियों का नाममात्र की बात करो, चाहे शक्तियों की वास्तविक की बात करो, ये दोनों ही शक्तियां अमेरिका के राष्ट्रपति के हाथ में होती है। पर अपने यहाँ ऐसा नहीं होता, अपने यहाँ नाम के दिखेंगे कौन, राष्ट्रपति।
सारे दस्तावेजों पे नाम लिखा होगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, परंतु मुख्य रूप में किया किसने होगा, प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने किया होगा। अब देखो समझ में आया, तो भारत में संसदीय है और अमेरिका में अध्यक्षात्मक है। एक बार फिर रिपीट कर लो, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेगा, लास्ट में आपको इसका डाउट जो है वो उसका सॉल्व कर दूंगी मैं। अभी जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो आप इसको अभी साथ में मत लिखना, ठीक है। अभी अगर आप साथ में लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, समझ नहीं पाओगे, लिखने पर आपका ध्यान चला जाएगा। सबको नाम चलो काफी बच्चे अपने पास में अभी लाइव हुए, अशोक, सुनीता, आशीष, अजय, विशेष, दीप्ति, गणेश, दिलीप, माही, मुनीश, गौरव, प्रहलाद, पुष्पेंद्र। आवाज आ रही है क्या, अब आ रही है आवाज, या आपको अभी भी आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है? थोड़ा सा वॉइस आप भी अपने मोबाइल का बढ़ा लीजिए, ठीक है, ताकि मेरी आवाज आ जाएगी, आपको टेंशन ना लीजिए। आ रही है सब कुछ से? तो मैंने जो भी आपको ये बताया कि संसदीय और अध्यक्षात्मक किया, ये समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि जैसे कि अभी जो क्लासेस चल रही है उसमें मुझे आपका फीडबैक जो है वो इसी से पता चलेगा जब आप चैट बॉक्स में लिखेंगे कि मैम आ गया समझ में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीट का अगर कोई बच्चा देख रहा है तो इससे क्वेश्चन तैयार होने की संभावना रीट और सेकंड ग्रेड में होती है। फर्स्ट ग्रेड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। क्वेश्चन क्या रहता है तो आपको मैं बता देती हूँ कि भारत का जो राष्ट्रपति है या भारत में लोकतांत्रिक शासन के आधार पर राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, भारत में लोकतांत्रिक शासन पद्धति में भारतीय राष्ट्रपति की स्थिति क्या है। उस स्थिति में जो था वो संसदीय एक ऑप्शन था, और संसदीय के साथ में ना अध्यक्षात्मक भी था। संसदीय एक ऑप्शन था गणतंत्रीय, तो सही ऑप्शन क्या था, संसदीय, और उसके साथ ऑप्शन क्या था, गणतंत्रीय। ये फर्स्ट ग्रेड में जीके में तो आ चुका है, और रीट के जो बच्चे हैं उनमें भी आपके लिए क्वेश्चन तैयार है, ठीक है। सबकी कंप्यूटर की भी क्लासेस आएंगी, आपकी टेंशन मत लो, सबकी जो क्वेश्चन है क्वेरीज है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे अपन, आगे चलते हैं। ये समझ में आया? अब देखो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बाद में अब अपन राष्ट्रपति पर आते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, नाम मात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। इसको पूरे को समझाने का मतलब राष्ट्रपति के यहाँ एक छोटी सी चीज डिस्कस हुई है, वो क्या है, राष्ट्रपति जो है वो नाममात्र कार्यपालिका का अध्यक्ष है। आगे देखो नाममात्र कार्यपालिका के अध्यक्ष के बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब आपके यहाँ संघ की शासन व्यवस्था कहाँ मिलेगी, संविधान में अब आ गए अपन, भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151। संघ की शासन व्यवस्था कहाँ मिलेगी, भाग 5, संघ कह लो आप, इसे केंद्र भी कह सकते हो। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151, ये अनुच्छेद है, मतलब भाग 5 कहां से शुरू है, 52 से, और खत्म कहां है, 151 में। अब देखो अब बात ये आती है कि मैडम भाग 5 में राष्ट्रपति है क्या, पूरे 5 जो भाग 5 है उसमें पूरे में राष्ट्रपति नहीं है, उसमें बहुत सी चीजें अन्य भी जुड़ी हुई है। समझो आपके ये 3 आधार है संविधान के, जिसे आप एक क्या कहते हो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ये 3 आधार है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब एक चीज हमेशा समझो, ये क्या है आपके पॉलिटी में आगे चलकर मैं केवल इतना बोलूंगी, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर अपन संघ की केंद्र की बात कर रहे हैं, संघ की और अगर केंद्र की बात कर रहे हैं तो न्यायपालिका का क्या मतलब है, व्यवस्थापिका का क्या मतलब है, कार्यपालिका का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो संघ की, केंद्र की, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका कहाँ उल्लेखित है, बोलो साथ में मेरे, कहाँ उल्लेखित है, भाग 5 में। अनुच्छेद क्या है इसका, 52 से 151, ठीक है। अब देखो कार्यपालिका में कौन आता है, व्यवस्थापिका में कौन आता है, न्यायपालिका में कौन आता है और क्या करते हैं। व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है,
सुना होगा ना, संसद द्वारा कानून बनाया गया, संसद द्वारा कानून पारित किया गया, संसद में कानून रखा गया, ठीक है, विधेयक रखा गया। विधेयक एकदम सही शब्द होगा, कानून इसके लिए सही शब्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझो। जब आपके यहाँ संसद में कोई विधेयक, कोई बिल पारित हो जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है, उसके बाद में वो क्या बनता है, उसके बाद वो कानून बन जाता है। उससे पहले वो क्या होता है, उससे पहले वो केवल और केवल विधेयक होता है। तो आप ये कह सकते हो कानून का निर्माण कौन करती है, व्यवस्थापिका। कानून जो बन चुका है, जिसका निर्माण हो चुका है, उस कानून को लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। और जो कानून बन गया, जो कानून लागू हो गया, जो कानून बन गया, जो लागू हो गया, उस कानून को या उस कानून की समीक्षा या कह सकते हो जांच कौन करता है, न्यायपालिका। तो कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका। भाई कौन आते हैं इसकी चर्चा करेंगे, अभी रुक जाओ। कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, और न्यायपालिका कानून की समीक्षा या जांच करती है। अब आगे देखो, व्यवस्थापिका के सदस्य कौन है, व्यवस्थापिका के सदस्य कौन होंगे। व्यवस्थापिका के सदस्य हैं आपके लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ध्यान रखना, तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, और इसी संसद को आप क्या कहते हो, व्यवस्थापिका। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति केंद्र में होता है। अब कुछ बच्चे तो बहुत स्मार्ट है, जिनको पता है लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, राष्ट्रपति में पढ़ लेंगे। परंतु कुछ बहुत ऐसे मतलब कह सकते हैं बहुत जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं होगा, मैं उन बच्चों को भी साथ में लेके चलूंगी, ठीक है ना। लोकसभा एक सदन है जिसमें कार्यवाही होती है, विधेयक वगैरह रखे जाते हैं। उसी में एक दूसरा सदन है राज्यसभा, इसमें भी कार्यवाही होती है, विधेयक रखे जाते हैं। यूं समझ लो कि घर में जब कोई विधेयक होता है तो वो पापा की अनुमति से भी चलता है और मम्मी की अनुमति से भी चलता है, दोनों से पूछना पड़ता है ना, दोनों सदन, फिर फाइनल अप्रूवल होता है। तो उसी हिसाब से देखो, घर में जैसे कि घर में होता है उसी हिसाब से लोकसभा में रखेंगे पारित हो जाए, राज्यसभा में रखें पारित हो जाए। अगर नहीं होता तो जिस प्रकार का विधेयक है उसके साथ उसके अलग अलग कंडीशंस लग जाती है, पर आगे डिटेल में समझेंगे, टेंशन मत लो। अभी ये इतना समझो, दो सदन है, एक का नाम लोकसभा, एक का नाम राज्यसभा। दोनों ही सदन काम कहाँ करते हैं, केंद्र में, संघ में, ठीक है। और तीसरा इसमें कौन है, राष्ट्रपति। जैसे कि मैंने तुम्हें अभी समझाया था ना कि लोकसभा में विधेयक रख दें पारित हो जाए, राज्यसभा में विधेयक रखें पारित हो जाए, और पारित होने के बाद में विधेयक रखें, पारित होने के बाद में अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर दे तो वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। आगे समझ में। अब देखो आगे अपन चर्चा करते हैं। इन्होंने कानून बनाया तो कानून बनाने के बाद में कार्यपालिका उसको क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, लागू करेगी। अब लागू करने वाले सदस्य कौन है, जरा वो देखो। प्रधानमंत्री, आप मंत्री परिषद कह लो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है। ये कौन है, कार्यपालिका। मतलब ये कानून, मतलब जो व्यवस्थापिका जो कानून बनाएगी उस कानून को ये व्यक्ति क्या करेंगे, लागू करवाने के काम करेंगे, या लागू करवाने में मदद करेंगे, या लागू करेंगे। आगे समझ में। अब देखो इन्होंने लागू कर दिया, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बनेगा कानून, फिर लागू होगा, फिर उसकी जांच होगी। एक छोटी सी बात बताओ, घर में खाना बना, बनने के बाद में उसको परोसा, और परोसने के बाद में उसकी जांच होगी। ऐसे थोड़ी ना कि कढ़ाई में जाओगे चख लिया पता कर लिया कैसा है, पहले कढ़ाई में पकेगा, पकने के बाद परोसोगे थाली में, और उसके बाद में उसकी जांच होगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बनने के बाद लागू, और लागू होने के बाद अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है, जनता के हित में नहीं होता, या मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, ठीक है, इन परिस्थितियों में संविधान पर अतिक्रमण कर रहा है, इन परिस्थितियों में न्यायपालिका उसकी जांच या कह सकते हैं समीक्षा करता है। और जांच और समीक्षा करने में आपका इसका सदस्य कौन होगा,
सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। न्यायपालिका कानून की जांच या समीक्षा करती है। सदस्य कौन? सर्वोच्च न्यायालय। जांच और समीक्षा कब करेगी? जब कानून बन जाएगा, जब कानून लागू हो जाएगा, जब कानून लागू हो जाएगा और अगर उसमें फिर कोई त्रुटि होती है या कोई संविधान का अतिक्रमण हो रहा है या मूल अधिकारों का हनन हो रहा है या जनता के हित में नहीं है, तो फिर आप उसकी जांच या समीक्षा करते हो। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये 3 इकाई समझ में आई। अब एक बेसिक सा दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि मैडम बना, फिर लागू हुआ, फिर समीक्षा, आपने इसे इस प्रकार क्यों लिखा? ठीक है, आप उसे सीधा भी तो लिख सकते थे। मैंने इसको इस क्रम में लिखा है, इसके पीछे एक कारण है। वो क्या कारण है? कार्यपालिका जो है वो अनुच्छेद 52 से लेकर आपका 78 तक काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यवस्था आपकी जो कार्यपालिका जो है वो 52 आपको 52 से लेकर 78 तक काम करेगा। व्यवस्थापिका जो है 79 से लेकर आपका 123 तक काम करेगा और न्यायपालिका आपको मिलेगी अनुच्छेद 123 से 147 मतलब 147 तक। अब दिमाग में फिर एक क्वेश्चन आया होगा कि मैडम 147 तक तो समझ में आया कि क्या है, पर 147 से आगे क्या है? तो छोटी सी चीज अगर यही नोट कर लेते हैं, 148 से लेकर 151 में आपको मिलेगा सीएजी पद। सीएजी पद ये क्या है आगे चर्चा कर लेंगे। फिलहाल इतना समझ लो, लेखा परीक्षण करता है जो आपके सरकार के जो संचित निधि और आकस्मिक निधि जो मान लो कि तिजोरियां हैं जिससे वो पैसे खर्च करते हैं, ठीक है, योजनाएं बनाते हैं, पैसा आना या जाना जो भी सरकार का है उस पैसे की जांच या समीक्षा सीएजी करता है। केवल इतना ध्यान रखो, आगे अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। पॉलिटिकल पूरी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लो और घर बैठे पढ़ेंगे आराम से, ठीक है, लॉकडाउन में। तो आपका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इसके अनुच्छेद जो है बच्चों के हमेशा प्रॉब्लम होती है आपके ज्योग्राफी में डाटा, ठीक है, हिस्ट्री में सन और पॉलिटिकल में अनुच्छेद याद नहीं होते मैडम। ये मतलब लगभग 90% बच्चों की प्रॉब्लम होती है मैम, ये याद नहीं होते। आप क्या करते हो? आप सारे अनुच्छेद सारे एक साथ याद करने बैठ जाते हो, पॉसिबल नहीं है। एक बात बताऊं, मतलब अगर कोई प्रखंड ज्ञाता हो तो भले से रट रखे हो लगभग साल 2 साल से तो बात अलग है, बाकी कैजुअली सब टीचर्स को ही वही अनुच्छेद याद होते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में होते हैं। सारे आपको अनुच्छेद याद होना पॉसिबल नहीं है। अनुच्छेदों के साथ में रोज जो परिवर्तन हो रहे, संशोधन हो रहे, उनके साथ में उप अनुच्छेद भी जुड़े हैं, ठीक है ना, उप अनुच्छेद भी जुड़ते जा रहे हैं तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद करना है, जैसे कि अगर अपन आज राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति में कौन कौन से अनुच्छेद में आपको पढ़ा रही हूँ वो केवल आज याद करो, कल के परसों की भूल जाओ। मैंने आज जो पढ़ाऊंगी जो अनुच्छेद उन्हें केवल याद करना है, उन्हें ही याद करना है, उनके आगे पीछे कितना है उनकी टेंशन नहीं रखनी है। आपको स्टेप टू स्टेप याद करोगे हो जाएंगे, हम सबको भी तो याद हुए, आपको भी याद करवा देंगे, निश्चिंत रहो। तो ये अनुच्छेदों को देखो याद करने का सबसे बेस्ट यही तरीका है, अब इसे बांट लो। आपको अगर प्रधानमंत्री, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनसे संबंधित कोई भी अनुच्छेद होगा वो आपको कहाँ मिलेगा? 52 से लेकर 78 के बीच में मिलेगा, ठीक है। आपको संसद को लेकर या शक्तियों के या विधेयक के निर्माण को लेकर, ठीक है, राष्ट्रपति कानून बनाता है, आप सबको पता है, अध्यादेश जारी करता है 123, ठीक है। तो राष्ट्रपति का कानून बनाने की शक्ति, राज्यसभा के लिए जितने प्रावधान और लोकसभा के लिए जितने प्रावधान, अगर कोई 1-2 प्रावधान आगे पीछे भी है अनुच्छेद तो अपन डिस्कस करेंगे, जब लोकसभा पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे उसमें। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो आपको मिलेंगे 79 से लेकर 123 में। न्यायपालिका आपका सर्वोच्च न्यायालय लगभग आपको मिल जाएगा 123 लिख देंगे मैंने, सॉरी 124 से लेकर 147 तक, ठीक है, इतना चल जाता है, आप समझ जाओगे। ये 124 है, ठीक है ना। अब अगर जो बच्चे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखो ना मत साथ में, बस सुन लो। लिखने के लिए आप ये कर सकते हो, इस वीडियो को वापस देख लेना और उसके बाद उसको राइट अप करना। 2 बार लिखो, एक बार पढ़ लोगे अच्छे से, सुन लोगे, दूसरी बार लिख लोगे, क्योंकि यहाँ लिखवाना पॉसिबल नहीं होगा, अपन बस पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। लिखा हुआ मैटर वैसे भी आपको काफी जगह मिल जाता है, और अगर चाहिए तो अपनी वेबसाइट है www.shriramvideo.com, आप उस पर जाकर स्टडी मटेरियल पे टिक करके पॉलिटिकल के नोट्स वैसे ले सकते हो।
इसलिए आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखा हुआ बहुत जगह मिलेगा। समझाने का यहाँ बात है कि समझ लो अच्छे से। या आप इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अनुच्छेद आपको याद करने हैं। व्यवस्थापिका क्या है, कौन सदस्य है, कार्यपालिका में क्या है, कौन सदस्य है, न्यायपालिका क्या है, इसके कौन सदस्य है। ठीक है, अब देखो, अब अपन आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे अपन राष्ट्रपति। चलो अब राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति, सबसे पहली बात, आपके यहाँ भारत का जो राष्ट्रपति पद, भारत का जो राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति पद की संवैधानिक स्थिति किसके समान है बताओ? भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी संवैधानिक स्थिति किसके समान है? मतलब जिस प्रकार हमारे यहाँ का राष्ट्रपति है, लगभग, मतलब मैं नहीं कह सकती बराबर से बराबर, इक्वल टू इक्वल नहीं, लगभग किसके समान है? एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ी होगी जो भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगी वो या तो आए हुए होंगे या आने की उनकी संभावनाएं होंगी। ठीक है ना? देखो, राष्ट्रपति, भारत का जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान। अंतर क्या है वो समझ लो, मुझे पता है आप सबको पता होगा। अंतर क्या है? ब्रिटेन का जो सम्राट है, ब्रिटेन का जो सम्राट है वो वंशानुगत है। हमारे यहाँ का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता। ब्रिटेन के अंदर जो सम्राट या महारानी कह लो, अब तुम कहोगे माता रानी है, महारानी कह लो, सम्राट कह लो, ठीक है, उनका चुनाव नहीं होता क्योंकि वंशानुगत है। अगर अपन बात करें तो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति कैसा है, उसका चुनाव होता है। ठीक है, निश्चित प्रक्रिया है, चुनाव होगा। अब परंतु समानताएं क्या है वो देखो। ब्रिटेन के अंदर दोहरी कार्यपालिका, जिस प्रकार हमारी है ना, जिस प्रकार हमारे यहाँ दोहरी कार्यपालिका है, उस प्रकार भारत भी, जिस प्रकार भारत में उसी प्रकार ब्रिटेन में भी दोहरे कार्यपालिका है। मतलब वहां भी नाममात्र और वास्तविक है। वास्तविक वहां का पीएम है और नाममात्र वहां सम्राट है, महारानी कह लो। ठीक है, नाममात्र सम्राट है और वास्तविक ब्रिटेन में प्रधानमंत्री है। सेम ही सिस्टम भारत में, नाममात्र सम्राट की जगह राष्ट्रपति हो गया और वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री है। जिस प्रकार वहां सम्राट केवल नाममात्र का, उस प्रकार हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाममात्र का है। तो ये हमारे यहाँ की समानता होगी। तो लगभग देखो, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके पास में बहुत सारी शक्तियां हैं, हमारे राष्ट्रपति के पास में उतनी शक्तियां नहीं है, केवल नाममात्र की शक्तियां हैं, पर केवल नाममात्र की है। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास ऐसा नहीं है। ब्रिटेन का जो सम्राट है वो नाममात्र का है, बाकी जो सारी शक्तियां, सारे कार्य जो है वो लगभग हमारे राष्ट्रपति के, वहां के सम्राट के लगभग सेम ही है। बस इन दो चीजों का अंतर है, वो वंशानुगत होता है, हमारा वंशानुगत नहीं होता राष्ट्रपति। वहां का सम्राट या महारानी का निर्वाचन नहीं होता, चुनाव नहीं होता, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये भारत का सबसे सर्वोच्च पद है, सबको पता है, आपको, मुझे पता है। इसी व्यक्ति को संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। इसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की अगर अपन आगे की चर्चा करते हैं तो कई बार एक बच्चों के दिमाग में ख्याल आता है मैं राष्ट्रपति पद कहां से लिया। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि राष्ट्रपति जो पद है वो मुख्यतः बच्चा अमेरिका सोचता है, नहीं, ये फ्रांस से है। पर मैं आपको एक चीज बता दूं, राष्ट्रपति जो पद है ना, उसकी शक्तियां, उसका निर्वाचन, उसकी संवैधानिक स्थिति अलग अलग जगह से ली है। किसी एक देश से राष्ट्रपति प्रभावित ही नहीं है। संवैधानिक स्थिति ली आपने, जैसे अभी देखा ब्रिटेन से। निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से, हम डिस्कस करेंगे।
मैं आपकी एक अलग से ही क्लास लूंगी जिसमें आपको विदेशी स्रोत सारे लिखवा दूंगी, याद करवा दूंगी, समझा दूंगी। विदेशी स्रोत से जो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लो आप, चाहे यूपीएससी की, सॉरी यूपी पुलिस की दे लेना, हरियाणा पुलिस है, पुलिस वाले जो एग्जाम्स होती है ना उनमें विदेशी स्रोत से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। अपन अपनी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। शक्तियां, वो शक्तियां अलग अलग हैं, ठीक है। अब फ्रांस से देखो हमने क्या लिया, हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति होगा वो निश्चित समय के लिए निर्वाचित होगा। ये व्यवस्था हमने कहां से ली है, फ्रांस से ली है। तो राष्ट्रपति किसी एक देश से मुख्यतः प्रभावित नहीं होता। फिर भी अगर एग्जाम में या कहीं भी आपको डाउट रहे तो राष्ट्रपति पद जो है वो मुख्यतः आप फ्रांस से कह सकते हो, ठीक है। फ्रांस से अमेरिका नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो मैं राष्ट्रपति के अनुच्छेद डिस्कस कर लेती हूँ पहले, फिर अपन चर्चा करेंगे योग्यताओं की, शपथ की, निर्वाचन की। याद करने की बात है तो साथ साथ में बोलते चलो, याद हो जाएगा। 52 में क्या है, राष्ट्रपति पद। 52 में क्या मिलेगा, राष्ट्रपति पद। 53 में संघ कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की हमने देखा था ना अभी, कार्यपालिका, ठीक है। तो जितने भी जो भी दस्तावेज या जो जितने भी विधेयक हैं, जो भी कानून, जो भी, वो सभी कानून राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात लागू किए जाएंगे। अनुच्छेद 54 निर्वाचन मंडल, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेगा और कौन नहीं लेगा, इसका उल्लेख कहां मिलेगा, निर्वाचन मंडल में। 55 निर्वाचन प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो चुनाव किस प्रक्रिया से होता है। अपन इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, निश्चित रहो। मैं केवल अभी आपको अनुच्छेद लिखवा रही हूँ, याद करवा रही हूँ। 56 कार्यकाल, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। इसमें एक क्वेश्चन जैसे आप देखते हो ना कि भारत में राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसका उल्लेख आपको यहाँ मिलेगा। ये देख लो, इसके आगे फिर चलते हैं अपन। 58 में आपको मिलेंगी योग्यता, 59 में आपको मिलेंगी राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें, 60 में है शपथ, 61 में क्या है बताओ, 61 में क्या है पता होगा, बहुत बेसिक है, हर बच्चे को पता होता है, तुम्हें भी पता होगा, कंफर्म है, बताओ 61 में क्या है, बोलो 61 में क्या है, महाभियोग। अब अपन चलो 62 में भी देख लें। पद रिक्त होने पर चुनाव का समय, मतलब अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो चुनाव का समय क्या होगा, कितने समय में चुनाव करवाने आवश्यक होंगे। आगे अपन नहीं देखेंगे, चलो अपन सीधा अपन 71 और 72 पे आएंगे। अब ऐसा नहीं है बीच में कहा गए, बीच के जो अनुच्छेद है वो आपके जो वो है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। तो जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे वो अनुच्छेद। अभी जो राष्ट्रपति से संबंधित है उसको देख लेते हैं। 71 में क्या मिलेगा, अब बेसिकली क्या होता है, यही होता है, इसके आगे चलना है ये इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं होता। 72 में तो आप सबको पता होगा क्षमादान, 72 में क्षमादान है। 71 में क्या है, चुनाव विवाद की स्थिति, चुनाव विवाद। अब अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके ऊपर विवाद हो जाए तो कौन निपटाएगा। वे चुनाव के विवाद सब पे हो सकते हैं, विधानसभा में, लोकसभा है, आपके राज्यसभा है, जितने भी सदन जहां भी चुनाव होते हैं, जो भी निर्वाचित होते हैं, उन सब पे विवाद हो जाता है, तो कौन निपटाएगा। यहाँ 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की बात की है। अपन एक एक अनुच्छेद आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ इसको याद करने के लिए देखो। 52 में क्या मिलेगा, राष्ट्रपति पद, ठीक है। 53 में
कमेंट कार्यपालिका की ऊपर रखना, कैमरे के पास आते हो ना तो छोटा बड़ा होता है। मैं नाम लेते जाओ, बात करते जाओ, एकदम क्लास में बात करते जाओ। हिस्ट्री की क्लास कब होगी? होगी, बिल्कुल होगी, करेंगे। हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट होंगी, नो टेंशन मत लो। आज पहली क्लास है महाभियोग। चलो बच्चों के काफी अच्छे डाउट हुए, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इसका आपने आंसर दिया, सॉरी आपने आंसर दिया इसका कि भाई चुनाव विवाद कौन निपटाता है? सुप्रीम कोर्ट निपटाता है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए अभी अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजों को। आगे बढ़ो, देखते हैं। अब किसी को डाउट है? 52 में राष्ट्रपति, 53 में संघ कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, निर्वाचन मंडल 54 में, 55 में निर्वाचन प्रक्रिया, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 योग्यता, 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें होती है वो, 60 में शपथ कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा की चर्चा करेंगे, मुझे पता है। इसके बाद पद रिक्त, और उसके बाद 62 में पद रिक्त होने पर चुनाव का समय, 71 में चुनाव विवाद कौन निपटाएगा, और 72 में समाधान। ठीक है, हाँ प्रेम, पढ़ते रहो कंटिन्यू, अच्छा ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना, निश्चिंत रहो। सुरेंद्र बिल्कुल, हाँ बिल्कुल प्रीति, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। प्रहलाद मुझे ये बताओगे डाउट क्या रहा, क्लियर क्या नहीं हो रहा आपको? थोड़ा सा क्लियर लिख दो प्रहलाद, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, निश्चिंत रहो। हाँ बिल्कुल, सब टीचर्स की क्लास होगी, निश्चिंत रहो, सारे बच्चे सबकी क्लास होगी। प्रहलाद अगर आप हैं तो मेरी आवाज सुन रहे तो मुझे बता दीजिए आपको क्या डाउट रहा इसमें। केवल मैंने अनुच्छेद लिखे, अनुच्छेद लिखकर उनके आगे क्या है मैंने इतना लिखा है, ठीक है। इसमें मैं जहां तक सोचती हूँ बच्चों को डाउट नहीं रखना है, आप कुछ नहीं सोचे, बस केवल आपको याद होना चाहिए। अब आगे अनुच्छेद एक डिस्कस करते हैं। हाँ बिल्कुल प्रेम, मेरी क्लास रोज होगी, आपको नोटिफिकेशन में टाइम मिल जाएगा, मोस्टली 2 या 3 बजे के आसपास। 1 से 1.5 घंटे की मेरी जो क्लास है वो रेगुलर रहेगी, निश्चिंत रहो। हाँ पुष्पेंद्र सर की क्लास भी होगी, टेंशन मत लो, सबकी होगी क्लासेस, ये शुरुआत है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन पे चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन या योग्यता पहले देख लेते हैं। चलो योग्यता, अब सबसे पहली चीज है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि भारत का नागरिक, इसमें भारत की नागरिकता की अगर अपन बात करते हैं तो नागरिकता 2 तरह की होती है, ठीक है। नागरिकता 2 तरह की होती है। अब नागरिकता 2 तरह की होने में कौन सी मैडम? एक तो वो नागरिकता जो मूल रूप में आपको मिलती है, ठीक है। एक वो नागरिकता जो आप प्राप्त करते हो, बाहर से कोई व्यक्ति यहाँ आया, काफी लंबे समय से काम कर रहा है, रह रहा है, ठीक है, तो उसे हम नागरिकता दे सकते हैं। अगर किसी का विवाह हुआ, वो यहाँ आ गया, तो विवाह के कारण वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो एक तो नागरिक होता है मूल नागरिक, और एक होती है नागरिकता जो हम प्राप्त करते हैं। एक तो होती है मूल और दूसरी होती है प्राप्त करना। अब एक चीज समझो, भारत के अंदर क्या है, अगर मूल नागरिकता है, अगर मूल नागरिकता है तो भी आप राष्ट्रपति निर्वाचन लड़ सकते हो। अगर आपने नागरिकता प्राप्त की है तो भी आप राष्ट्रपति का निर्वाचन, मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में आप भाग ले सकते हो। अमेरिका में ये विशेष है, क्या? अमेरिका में वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा जो मूल रूप में अमेरिका का नागरिक होगा, जो मूल रूप में अमेरिका का नागरिक होगा, जिसने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त की है, वह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो क्लियर, अमेरिका में केवल मूल नागरिक ही लड़ सकता है, परंतु भारत में भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल नागरिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे मूल हो चाहे उसने नागरिकता प्राप्त की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एग्जाम में जो हायर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखें कि एक क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रपति की योग्यता, पहला ऑप्शन भारत का नागरिक,
दूसरा ऑप्शन भारत का मूल नागरिक, तीसरा ऑप्शन विदेशों से प्राप्त नागरिकता, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब वहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और टिक क्या करके आता है, मूल नागरिक। ठीक है, मूल नागरिक नहीं है, आपको टिक क्या करना है, भारत का नागरिक। चलो दूसरी योग्यता क्या है, आयु कितनी चाहिए, न्यूनतम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। ध्यान रखना आयु दो तरीके की होती है, एक तो अधिकतम, ठीक है, और एक होती है न्यूनतम। ठीक है, यहाँ न्यूनतम है कि कम से कम, अधिकतम मिलेगी आपको कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में। ठीक है, अधिकतम आपको मिलेगी न्यायपालिका में, यहाँ है न्यूनतम। कम से कम जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, सॉरी 35 वर्ष, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी योग्यता क्या है, लोकसभा का सदस्य होने की, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हूं। ठीक है, अब अपन जब संसद पढ़ेंगे ना तब उसमें लोकसभा डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल इतना देखो, लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, मैंने ये नहीं कहा सदस्य होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना, सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। यदि वह व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ा हो पहले कभी या लड़ने योग्य हो, क्योंकि एक बात समझ लो, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया एक बार, वो आजीवन नहीं रह सकते, जैसे राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त होता है वह राष्ट्रपति मतलब कोई भी अन्य कोई नौकरी या कह सकते हैं किसी पद पर काम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पद है, ये कंडीशन ही लागू होती है, यूं समझ लो। राष्ट्रपति अगर सेवानिवृत्त हो जाता है तो वह बाद में किसी भी पद पर काम नहीं कर सकता। अब देखो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हूं, सदस्य नहीं हुई मतलब पहले कभी बना हो अच्छी बात है, नहीं बना तो भी अच्छी बात है, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चौथी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अन्य किसी लाभ के पद पर न, अन्य किसी लाभ के पद पर न। अब यहाँ एक बच्चों को हमेशा रहता है, लाभ का पद क्या है, अन्य लाभ का पद क्या है। ठीक है, अब एक चीज हमेशा इसमें ध्यान रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री, ये लाभ के पद में नहीं आते। कैसे समझो, अगर उपराष्ट्रपति है तो वो पद पर रहते रहते भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है, मैंने चुनाव लड़ने की बात की, चुनाव लड़ सकता है, जीत सकता है, जैसे ही शपथ लेगा, जैसे ही शपथ लेगा उपराष्ट्रपति पद रिक्त और राष्ट्रपति पद पर कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये लाभ का पद नहीं है। अगर कोई मंत्री है, अगर कोई मंत्री है तो वो मंत्री पद पे रहते, मतलब बेसिकली लोग पहले इस्तीफा दे देते हैं, पर मंत्री पद पे रहते रहते भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के बाद जीत जाएं, जीतने के बाद जब शपथ लेते हैं, शपथ के दौरान या तो त्याग पत्र देते हैं, अगर त्याग पत्र नहीं देते शपथ के बाद राष्ट्रपति का काम शुरू हो जाएगा, मंत्री पद से वो मंत्री पद अपने आप ही रिक्त हो जाएगा। लाभ के पद में जैसे कि आपके वो पद हैं जिनसे आपको सरकारी या कह सकते हैं सरकार से पैसा मिल रहा हो, जैसे कि लेक्चरर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनसे आपको क्या, आपको यह पद छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इन पद पर बने रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। अब देखो पांचवा पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो क्या है, इसको थोड़ा सा गौर से ध्यान से समझ लेना। हालांकि निर्वाचन प्रक्रिया में अपन इसको फिर डिस्कस करेंगे, इसको समझ लेना। कई बार बच्चे इस पॉइंट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा रख कर देती हूँ। देखो 50 व्यक्ति प्रस्तावित और 50 व्यक्ति अनुमोदित। राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होगा तब 50 व्यक्ति तो क्या होंगे, प्रस्तावित, और 50 व्यक्तियों का क्या चाहिए, अनुमोदन। अब इन दोनों का क्या मतलब है, पहले एक चीज नोट लगा के ध्यान रख लेना, नोट लगा के क्या ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में जीके में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके रिट में एसएसटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो नोट लगा के बात क्या ध्यान रखनी है,
1998 से पहले, 1998 से पहले ये जो दोनों थे इनकी संख्या क्या थी? 10-10 थी। 98 के बाद बढ़ाकर इनकी कितनी कर दी? 50-50। 1998 से पहले 10 तो क्या थे? प्रस्तावित। 10 क्या थे? अनुमोदित। ठीक है। 98 के बाद, ये पहले की बात है, पूर्व 98 के बाद 50 प्रस्तावित हो गए और 50 क्या हो गए? अनुमोदित हो गए। अब देखो, ये नोट लगा के ध्यान रखना, बस इस चीज का सिर्फ चीजों को ध्यान रखना। योग्यता में मूल बनी भारत का नागरिक, चाहे नागरिकता प्राप्त की हो चाहे मूल रूप में नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। पूर्ण लिखा है उसमें, 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य उस वक्त नहीं होना चाहिए, सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए या पहले कभी सदस्य रहा हो। ठीक है, उस वक्त सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य है तो चुनाव नहीं लड़ सकता, उसे त्यागपत्र देना होगा, अन्य किसी लाभ के पद पर न हो। 50 व्यक्ति प्रस्तावित और 50 व्यक्ति उसके लिए क्या है? अनुमोदित है। ठीक है। और 1998 से पहले 10 प्रस्तावित थे, 10 अनुमोदित थे। अब इन दोनों का मतलब क्या है? देखो, 50 व्यक्ति तो प्रस्ताव तैयार करते हैं जब कोई व्यक्ति अपना नामांकन भरता है। जब कोई व्यक्ति अपना नामांकन भरता है तो उस नामांकन में 50 व्यक्ति तो प्रस्ताव तैयार करते हैं कि भाई ये व्यक्ति नामांकन भर रहा है, हम इसके समर्थक हैं। 50 व्यक्ति, ये सदन के होने चाहिए, ध्यान रखना, लोकसभा राज्यसभा के सदन के होने चाहिए, बाहर के व्यक्ति नहीं चाहिए। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के ही होने चाहिए। तो 50 व्यक्ति तो प्रस्ताव तैयार करेंगे और 50 व्यक्ति प्रस्ताव तैयार करने के बाद दूसरे वो 50 चाहिए, दूसरे जो 50 व्यक्ति हैं जो सदन भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, ये कम से कम संख्या है। मतलब अगर कोई राष्ट्रपति का निर्वाचन लड़ रहा है, चुनाव लड़ रहा है, निर्वाचन में भाग ले रहा है, तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति के समर्थन में कम से कम तो 100 व्यक्ति तो उसके समर्थन में होने ही चाहिए। इस चीज का प्रूफ हो जाता है। 50 प्रस्तावित है और 50 अनुमोदित है। ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम होती है तो वो व्यक्ति निर्वाचन नहीं लड़ सकता, या कह सकते चुनाव नहीं लड़ सकता, निर्वाचन में भाग नहीं लग सकता। इसमें कोई डाउट रहे तो एक ही चीज क्लियर रखो, पहला पॉइंट ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है। दूसरा, 50 प्रस्ताव तैयार करेंगे और प्रस्ताव तैयार करने के बाद 50 व्यक्ति उस पर अनुमोदन का मतलब होता है स्वीकृति, पारित करेंगे। ठीक है, ये आपका हुआ योग्यता। अब इस योग्यता के साथ जो है वो राष्ट्रपति नामांकन भर सकता है। आगे समझो। अब बात आती है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की रिट के बच्चे ध्यान दो, पटवार भी ध्यान दो, कांस्टेबल के भी ध्यान दो, वैसे बच्चे तो सारे ध्यान देंगे। रिट वाले जो बच्चे हैं वो इसलिए ध्यान दो क्योंकि सेकंड ग्रेड में लगभग एसएसटी या जीके में हर बार एक क्वेश्चन कंफर्म आता है मंडल से। रिट में पिछली बार क्वेश्चन था, उससे पिछली बार भी क्वेश्चन था, पेपर उठा के देख लेना। ठीक है। कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनको हो सकता है, पटवार है उनसे क्वेश्चन मिल सकता है। मतलब एक बात को, निर्वाचन प्रक्रिया जो मैं आपको डिस्कस करेंगे, जो हम समझेंगे ना, वो फर्स्ट ग्रेड के काम की है। ठीक है ना। कुछ डाटा छोड़कर कुछ 5-6 फिक्स डाटा है मैं आपको बता दूंगी, बस उतना ही याद करना है। बाकी जो फर्स्ट ग्रेड का जो बच्चा है, फर्स्ट ग्रेड देते हो ना, उसमें आपकी पूरी प्रक्रिया अच्छे से लिखी हुई है, पूरी प्रक्रिया आपको आनी चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया से फिर भी इतना क्वेश्चन नहीं आता जितने की क्वेश्चन निर्वाचन मंडल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। रिट ले लो, कांस्टेबल ले लो, पटवार ले लो, ठीक है, ग्राम सेवक ले लो, कोई भी, चाहे रेलवे ले लो, कोई भी भर्ती ले लो, मंडल से क्वेश्चन आ जाता है। प्रक्रिया से इतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। हाँ, जितना हायर लेवल चलोगे आप, रिट एसएसटी जाओगे, फर्स्ट ग्रेड जीके जाओगे या फर्स्ट ग्रेड सब्जेक्ट जाओगे पॉलिटिकल, उसमें क्वेश्चन आ जाता है, प्रक्रिया कैसे होती है या कुछ चीजें पूछ लेता है उसमें। बाकी अपने वाले एग्जाम से प्रक्रिया से क्वेश्चन नहीं आता, मंडल से क्वेश्चन आता है। इस मंडल की बात को समझो। सबसे पहली चीज, भाग कौन कौन लेते हैं? भाग कौन कौन लेगा? सबसे पहला दिमाग में एक चीज देखो, सदन। जिनमें भाग कौन लेगा? सदन। हमारे पास भारत में सदन कितने हैं? अरे बहुत सारे नहीं है, 4 ही है मुख्यतः सदन की बात कर रही हूं मैं। लोकसभा, राज्यसभा और बोलो रे विधान
विधानसभा और विधान परिषद, विधान परिषद, ये 4 सदन है। अब लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, विधानसभा भाग लेती है, विधान परिषद नहीं लेती। क्यों नहीं लेती ये भी समझेंगे। देखिए जो कांस्टेबल का बच्चा है उसको ही पता होना चाहिए कौन लेगा कौन नहीं लेगा, पर जो रीड का बच्चा होता है, फर्स्ट ग्रेड का बच्चा है, सेकंड ग्रेड का बच्चा है, या फिर कोई बच्चा आरएस दे रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए क्यों नहीं लेंगे। क्यों भी हम साथ में पढ़ते चलेंगे ताकि याद रहे, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जब भी ऑप्शन आते हैं ना वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इतना इजी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता भी नहीं है, देता भी नहीं है। क्वेश्चन इजी दे देगा ना तो उसके ऑप्शन ऐसे देगा कि आपको चारों ही सही लगेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अब देखो सदन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये हुआ। अब लोकसभा है, चाहे राज्यसभा है, चाहे विधानसभा है, चाहे विधान परिषद, इन सभी सदन में 2 प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। एक तो वो व्यक्ति जो निर्वाचित है और एक वो व्यक्ति जो मनोनीत है। एक तो वो व्यक्ति जो निर्वाचित है, एक वो व्यक्ति जो मनोनीत है, 2 प्रकार के हैं। चारों सदन में निर्वाचित भी होते हैं, मनोनीत भी होते हैं, संख्या अलग अलग होती है, इतना समझ लो। इसमें 2, इसमें 12, इसमें 1, इसमें 1/6। मनोनीत होने की संख्या अलग अलग है, मनोनीत अलग अलग होते हैं, ठीक है। निर्वाचित और मनोनीत होते दोनों हैं। अब बात यहाँ क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पहली बात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ही भाग लेती है, विधान परिषद भाग नहीं लेती। क्यों नहीं लेती पूछो, बता दो। देखो विधान परिषद भाग क्यों नहीं लेती, क्यों कि यूपी मान लो, यूपी में विधानसभा भी और विधान परिषद भी दोनों। राजस्थान है, राजस्थान में केवल क्या है, विधानसभा। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करते हैं तो उसमें जब यूपी भाग लेगी, अगर विधान परिषद भाग लेती तो क्या होता, तो यूपी का विधानसभा विधान परिषद योगदान कैसे होता, डबल, ठीक है। ये भी भाग लेते, ये भी भाग लेते, परंतु विधान परिषद में अगर अपन बात करते हैं राजस्थान में, अगर राजस्थान भाग लेती तो राजस्थान में केवल योगदान कैसा होता, सिंगल। राजस्थान में विधानसभा है ना तो केवल विधानसभा भाग लेती, और यूपी में दोनों है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो दोनों भाग लेते। अब मुझे बताओ राजस्थान के साथ भेदभाव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि वैसी चीज समझो ना, यूपी में वैसे भी ये विधानसभा में मेंबर कितने हैं, 403 है, और राजस्थान में 200 है, तो हम तो वैसे याद हो गए, ठीक है। और ऊपर से विधान परिषद में 100 है और हमारे पास विधान परिषद नहीं है, तो वैसे ही योगदान यूपी का ज्यादा है, चलो जनसंख्या भी ज्यादा है हम मानते हैं, पर विधान परिषद जो है वो पहले तो 7 राज्यों में थी, अब 6 राज्यों में हो गई। जम्मू कश्मीर की स्थिति आप सबको पता ही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बांट दिया, 2 केंद्र शासित प्रदेश और बना दिए, दमन द्वीप को एक कर दिया, मिला दिया, ठीक है। तो विधान परिषद जम्मू कश्मीर में पहले विधानसभा भी थी और विधान परिषद भी थी, जम्मू कश्मीर में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा ही है, तो कितने हो गए, 6 हो गए। अब बताओ ये 6 राज्यों का योगदान तो डबल होता, और बाकी जितने भी राज्य बचे उन सबका योगदान कितना होता, सिंगल होता, ठीक है। उन सबका योगदान सिंगल होता, इसलिए हमने क्या किया, हमने तो क्या, संविधान बनाने वालों ने क्या किया, विधान परिषद को हटा दिया, ये भाग नहीं लेगी। तो पहली स्थिति क्लियर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेंगी। अब इन तीनों में निर्वाचित होते हैं और मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होंगे और मनोनीत होंगे। इन तीनों सदन के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इसका भी जवाब पता करेंगे क्यों नहीं लेते। देखो एक एग्जाम्पल समझो, लोकसभा, चलो राज्यसभा ले लो, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, कौन करता है मनोनीत, जरा बताना, बोलो। राज्यसभा में जो 12 व्यक्ति मनोनीत होते हैं उन्हें कौन करता है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है, एक बात समझो, अगर ए राष्ट्रपति है, मैथ में होता है ना माना कि एक्स, वैसे माना कि ए राष्ट्रपति है, उसने इन 12 को मनोनीत कर लिया, मनोनीत करने के कुछ समय बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, भाई इसका कार्यकाल लगभग पूरा होने को आ गया और ये अभी भी आएगा,
ठीक है। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, उस निर्वाचन में ए ने भाग लिया। भाई ये तो है नहीं कि एक बार जो राष्ट्रपति बन गया वो दूसरी बार बन नहीं सकता, ऐसा तो है नहीं। तो ए ने फिर भाग लिया राष्ट्रपति के चुनाव में। अब एक बात समझने वाली है, वो क्या, ये जो 12 राष्ट्रपति ने ए ने जिनको मनोनीत किया, इन 12 को, वो 12 क्या किसी और को वोट देंगे क्या? नहीं, वो किसको वोट देंगे? वो तो एक को ही वोट देंगे भाई, वो किसी और को वोट नहीं देंगे, वो एक को ही वोट देंगे। इसलिए कह सकते हैं मनोनीत व्यक्ति जो है वो निष्पक्ष नहीं हो पाते, इसलिए मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि भाई जिस राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया, भाई ऐसा हुआ नहीं है, पर उन्होंने मानकर चले, अगर वही व्यक्ति वही राष्ट्रपति अगर वापस चुनाव लड़ता है तो जो मनोनीत सदस्य है ना वो उसी व्यक्ति को वोट देंगे, इसलिए वो निष्पक्ष नहीं रहते, इसलिए उन्हें हटा दिया। तो आपको समझना क्या है, अब मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, ये समझाने के कॉन्सेप्ट में था। सबसे पहली चीज लोकसभा, चलो पूरा लिख लेते हैं अपन इसको, लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, कितने हैं क्या है अपन आगे चर्चा कर लेंगे, निर्वाचित सदस्य कितने हैं कितने होते हैं। बाकी अगर आप देखो तो दूसरा पॉइंट अपना क्या है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है भाई, लोकसभा राज्यसभा भाग ले रही है, राज्यों की विधानसभाएं भाग ले रही है, हम कुछ भूल रहे हैं क्या, केंद्र शासित प्रदेश, बिल्कुल सही है, केंद्र शासित प्रदेश भी तो भाग लेते हैं भाई, केंद्र शासित प्रदेश भी तो भाग ले रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश जो भाग लेते हैं कौन कौन है, दिल्ली व पुडुचेरी। अब देखो अब की बार जम्मू कश्मीर शामिल हो गया, क्यों? क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, वो राज्यों में आता था, अब वो किस में आ गया, केंद्र शासित प्रदेशों में आ गया। तो जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, एक चीज समझने वाली यहाँ क्या है, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं मुझे ये बताओ, 7 थे पहले, 2 और जोड़ के हमने कितने किए, 9। दमन द्वीप एक कम हो गया तो हमने कितने कर लिए उनको, 8। भाई 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनमें आपके लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 जुड़े, 8-9 हो गए, एक कम हो गया, दमन और द्वीप को मिक्स एक ही कर दिया, एक कम हो गया, 8 हो गए। अब मुझे बताओ उन 8 में से ये 3 ही भाग लेते हैं, बाकी 5 भाग क्यों नहीं लेते हैं? क्यों पर जोर रहता है मेरा हमेशा, ताकि आपको याद रहे, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ही भाग क्यों लेते हैं, बाकी भाग क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं, बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं होती। ठीक है, बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं होती, इसलिए दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर इन तीनों में विधानसभा है, इन तीनों में विधानसभा है और 3 ही भाग लेते हैं। समझने वाली बात क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा उन्हें जोड़ा गया था। 70वें संविधान संशोधन दिल्ली व पुडुचेरी को किसके द्वारा जोड़ा, 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा। जम्मू कश्मीर पहले राज्य में था और अब वो क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, विधानसभा के रूप में भाग, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वो भाग लेगा। इसमें कहीं कोई डाउट? भाई विधान मंडल, निर्वाचन जो है, निर्वाचन मंडल है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, देख लो, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। दिल्ली और पुडुचेरी को 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। देखो एक बार इसको फिर देख लो, कुछ टेक्निकल एरर रही होगी। देखो आपके यहाँ जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से 5 भाग नहीं लेते हैं, क्यों?
क्योंकि उन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है। अगर उन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा स्थापित हो जाए तो वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, परंतु उनमें अभी विधानसभाएं नहीं है। विधानसभाएं जिसमें भी है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली में विधानसभा है, पुडुचेरी में विधानसभा है, तो वो भाग लेंगे। परंतु दिल्ली और पुडुचेरी को कब और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा? 70वां संविधान संशोधन 1992। थोड़ा सा मेरा शॉर्ट में लिखने का तरीका है, आप लोग इसमें प्लीज मैथ वाले जो बच्चे हैं वो इसमें भाग न दें, ठीक है ना। 70 में 1900 भाग नहीं दे, ये क्या है? 70वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। संविधान संशोधन कौन सा? 70वां हुआ कब? 92 में, 1992 में इनको जोड़ा। और जम्मू कश्मीर पहले राज्य के रूप में जुड़ती थी, अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भाग लेगी, इतना ही फर्क है। अब निर्वाचन मंडल से जो है वो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पे चर्चा कर लेती हूँ, अपने क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, ठीक है। अब पहला ऑप्शन, क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग कौन लेता है, या निर्वाचन मंडल किनसे मिलकर बनता है? लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद व उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा व राज्यसभा के सभी सदस्य, या लोकसभा के निर्वाचित सदस्य? इसका जवाब दो। तो एक ऑप्शन अपन एक और जोड़ देते हैं इसी में भी, लोकसभा व राज्यसभा। जवाब बोलो भी फटाफट। देखना है मुझे, फटाफट अपने आंसर्स दो। चौथा रवि, मुनीश ने कहा चौथा। दाराराम गुजर ने एक, संतोष 4, कोई नहीं होगा सुरेंद्र, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऑप्शन तो एक टिक करना ही है सुरेंद्र। 4, खुशबू 1, पंकज सैनी 4, आदित्य 4, बालाजी अब पढ़ते हुए। अरे तो हमने लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। चलो सुनीता, इनमें से कोई नहीं है, सब ऑप्शन ही नहीं है सुरेंद्र, एक तो देना है। विकास 3, कमल चौथा, कुलदीप चौथा, गुड इवनिंग। चलो मणिपाल, गुड इवनिंग तो हो गया, आंसर दो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग कौन लेता है? विष्णु, क्वेश्चन का जवाब दो। विष्णु क्वेश्चन दो, क्वेश्चन का जवाब दो, क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ रवि, मैं जवाब देती हूँ, इसका भी बताऊंगी। चलो जो बच्चे थे उन्होंने देख लिया क्वेश्चन, अब देखते हैं। बच्चों ने कुछ ने जवाब दिया एक बात समझो, मैंने तुम्हें एक चीज समझाई थी
मैंने इसलिए पॉइंट को इसलिए इतना जोड़ा क्योंकि बच्चे कंफ्यूज है, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी ये नहीं चाहता कि आप प्रश्न टिक करो, ठीक है ना। वो हमेशा ऑप्शंस ऐसे तैयार करेगा कि आप कंफ्यूज हो ही जाओगे। तो देखो, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग तो लेते हैं, तीनों भाग लेंगे, परंतु सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या सभी लेते हैं? नहीं। मेरा जोर किस पे था? मेरा जोर किस पे था? निर्वाचित पे। तो ये नहीं होगा। दूसरा, संसद लेती है, ठीक है, पर निर्वाचित लिखा नहीं है यहाँ, तो हम मान भी नहीं सकते। पर उपराष्ट्रपति तो नहीं लेता कम से कम, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य, फिर गड़बड़ हो गई। तो इसका जवाब क्या होगा भाई? आपको जैसे कि कुछ बच्चों को समस्या आ रही थी हमारे साथ में, सुरेंद्र जैसे कह रहे थे, सुरेंद्र कह रहा था कि मैम इनमें से कोई नहीं होगा। मैं सुरेंद्र एक बात बता दूं, एग्जामिनर आपको कभी भी ये तीनों नहीं लिखेगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, क्योंकि उसको पता है, सब बच्चों को पता होगा। बच्चा कंफ्यूज का होगा, यहाँ केवल लोकसभा देखेगा। बच्चा कभी भी निर्वाचित पर गौर नहीं करता है, वो हमेशा क्या करेगा, लोकसभा पर देखेगा, या तो लोकसभा ही लिखा है या लोकसभा राज्यसभा लिखा है, या लोकसभा राज्यसभा विधानसभा तीनों लिखे हैं, तो यही होगा। बच्चा कंफ्यूज होगा ये लिखते ही, पर उसको ये ध्यान नहीं है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा है। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, आरएस है, आईएएस है, अब क्या सेकंड ग्रेड है, आजकल रिट में भी ये लोग ऐसी व्यवस्थाएं करना शुरू कर दिए। ऑप्शन आपके सामने होंगे, उनमें से आपको सबसे सही छांटना है। मतलब सही का मतलब ये नहीं एकदम करेक्ट फिट ना, उन चारों में से कौन सा फिट बैठता है आपको वो छांटना है। तो सुरेंद्र ध्यान ये रखना है आपको कि जो चारों में से जो फिट होगा ना, वो इन चारों में कौन सा फिट हो रहा है, लोकसभा के निर्वाचित। मैं ये नहीं कह रही कि पूर्ण सही है भाई, इसमें लोकसभा भी आना चाहिए, इसमें राज्यसभा भी आना चाहिए, इसमें विधानसभा भी आना चाहिए, तीनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये एकदम उपयुक्त सही जवाब है। परंतु एग्जामिनर ने तीनों नहीं लिखेगा, आपको इन्हीं में से छांटने के लिए करेगा, ठीक है। तो जैसे सुरेंद्र का डाउट क्लियर है कि भाई इन चारों में से सबसे फिट जवाब कौन सा है, चौथा, ठीक है। तो ये इसके निर्वाचन को लेकर क्वेश्चन हुआ। अब अपन ने थोड़ा सा अनुच्छेद पढ़े थे, मैं जरा अनुच्छेद पूछ लूं तुम लोगों से, आंसर्स में देख रही हूँ तुम्हारे, मुझे ये बताओ 54 में क्या है, बोलो फटाफट बोलो। 54 में क्या है, आप बोलोगे वो लिखूंगी, देखना नहीं है, ऐसे बोलो 54 में क्या है। ठीक है, कविता, संतोष, सविंदर, सुंदर, समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल। 54 में क्या मिलेगा आपको, निर्वाचन मंडल। चलो 58 में बताओ, 58 में बोलो फटाफट बोलो, जब तक मैं क्वेश्चंस नहीं पूछूंगी तुम याद नहीं करोगे तब तक, समझे ना। बोलो आगे फटाफट बोलो, 58 में क्या है, शर्तें नहीं है संतोष, लाभ का पद आगे मुझे पूरा बताओ। हाँ सविंदर सही बोले, दारा हाँ सही है, संतोष शर्तें नहीं है, वो 59 में है। पूनिया लाइव क्लास 3 बजे से स्टार्ट हुई थी। योग्यता, योग्यता हाँ बिल्कुल सही है, काफी बच्चों का इसमें जवाब आया है योग्यता। चलो 16 बताओ, 60 में क्या है, चलो 60 बोलो फटाफट सब लोग, 60 में क्या है, शंकर अभी जो पूछा उसका जवाब दो, 60।
आर्या, मेरा नाम ज्योति है। ओ था बिल्कुल, शपथ शपथ सही है, शपथ। 55 में बताओ, 55 बोलो फटाफट। सविंदर रीति, बिल्कुल निर्वाचन की प्रक्रिया। हाँ कविता सही है, हाँ कुलदीप निर्वाचन की प्रक्रिया ही है। 56 बताओ, 56 बोलो फटाफट। फिफ्टी सिक्स, 56, सविंदर 56 शर्तें नहीं है। विकास पुनर्निर्वाचन नहीं है 56 में। ऐसे पुणे राष्ट्रपति शासन नहीं है। वीडियो को स्टार्टिंग से देखना, थोड़े से लेट हो, कल आ जाना टाइम पर। कुलदीप क्या कह रहे हैं? हाँ 56 में आपको काफी कुछ मिलता है। अभी अपन बात करते हैं मोटा मोटी किस चीज की, कार्यकाल की। हाँ हाँ बिल्कुल रवि, मैं समझ रही हूँ। ये लगभग 3 बजे आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जो बच्चा अभी आज लेट है, जिन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया है, वो ध्यान रखें। टेलीग्राम ग्रुप है अपना shriram.students, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा किस टीचर की क्लास कब कितने बजे स्टार्ट होगी, ठीक है ना। और दूसरी बात, अपना श्रीराम EDU करके चैनल है, उस चैनल को टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए। श्रीराम EDU चैनल है, उसे आप टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको उस पर नोट्स वगैरह डिटेल्स वगैरह मिलेंगे, क्योंकि मैं जो राष्ट्रपति भी जो पढ़ा रही हूँ, उस राष्ट्रपति से रिगार्डिंग अगर मैंने कोई क्वेश्चंस तैयार किए हैं, कोई PDF बनाई है, तो वो मैं आपको श्रीराम EDU चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो आप सब लोग जो है वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको अन्य सारी चीजें पता चल जाएंगी। आगे चलो, अब अपन बाकी चीजें आगे कंटिन्यू करें। मैं वैसे पढ़ते हुए 1.5 घंटा हो गया, अगर हम चाहें तो अपन नेक्स्ट बाकी की जो चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। 3 बजे बोलो आगे कंटिन्यू। कंटिन्यू में 1.5 घंटा हो चुका है हमें पढ़ते हुए। 6 बजे का दिन बेटा, 6 बजे को क्वेश्चन डिस्कस। चलो तो अपन एक काम करते हैं, मैं आज आपको शाम को भी 6 बजे लाइव आता है। 6 बजे मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, केवल पॉलिटी के अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे। 6 बजे अपन लाइव होंगे। अभी अपन ने जो पढ़ा है, महेश शायद आप लेट आए होंगे, हम 1.5 घंटे से पढ़ रहे हैं, इतना सफिशिएंट होता है, टेंशन मत लो। इस चीज को रिवाइज करो। शाम को मैं जो मैंने पढ़ाया उससे भी क्वेश्चंस होंगे, अदर भी क्वेश्चंस होंगे, हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो 6 बजे अपन फिर लाइव होंगे, और 6 बजे अपन जब लाइव होंगे तब केवल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और कल अपन फिर 3 बजे मिलेंगे, इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी सभी जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपके नोटबुक में भी होना चाहिए, और आपकी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा, निश्चिंत रहें, ठीक है। बाकी सब अच्छे से पढ़ो। 6 बजे मिलते हैं, 6 बजे मिलते हैं आपको क्वेश्चंस के साथ में। तैयार रहिए। जय श्री राम।